दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी में। आज हम लोग क्रैक करने वाले हैं जो यूपीएसआई हमारा एग्जाम आने वाला यूपीएसआई, उसमें आईपीसी की धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की धाराओं से क्वेश्चन आपका 20 से 30 नंबर का पक्का से पक्का आने वाला ही है। इसीलिए ये आईपीसी की धाराएं हमारे एग्जाम से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 1 से 40 तक आईपीसी की धाराएं आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको याद देकर आया है। जो लोग चैनल पे नए हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी सर्च करिए, उस वीडियो में आपको आईपीसी की धाराएं 1 से 40 तक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम उसी पार्ट को आगे करते हैं, 40 के आगे बढ़ेंगे और 40 के आगे आईपीसी की धाराएं आपको बताएंगे। ठीक है, और बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, ऐसी ट्रिक जो आपके आम बोलचाल की भाषा में होंगी, क्योंकि ऐसे आप अगर आप बुक में पढ़ते होंगे ना तो बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन हम आईपीसी को आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ना कि आपको ना एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीसी की धाराएं। ठीक है, बात करें धारा नंबर है 40। जी हाँ, हम 40 पहुंचे थे, 1 से 40 तक हमने बता दिया, तो हम क्या पढ़ेंगे 41, धारा नंबर 41। ठीक है, तो जो लोग वीडियो पे नए तो आप 1 से 40 तक जरूर देखिए, अगर वो देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण जो वीडियो लाते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो बात करते हैं 41 आईपीसी में क्या कह रहा है आपका। 41 में क्या है, 41 में है विशेष विधि। क्या है, विशेष विधि। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम बता रहे हैं विशेष विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे कोई एक्ट है, जैसे बिजली विभाग का आप बात कर लें कि बिजली अधिनियम हो गया, बिजली अधिनियम मतलब ऐसे अधिनियम या ऐसे ला जो आईपीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो इस आईपीसी की धारा 41 में वर्णित हैं। कौन कौन से जैसे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजली अधिनियम हो गया आपका। बिजली अधिनियम आईपीसी की धारा के अंतर्गत नहीं आता, उसके लिए उसका अलग से एक्ट बिजली विभाग का बना हुआ है। ठीक है, अगर बिजली विभाग से कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई चोरी होती है या फिर कोई भी अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम, वो बिजली विभाग का अलग से एक्ट है, वो आईपीसी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी तरह अगर बात करें रेलवे का भी एक अलग एक्ट है, रेलवे अधिनियम। ठीक है, क्या है, रेलवे अधिनियम, वो भी आईपीसी के अंतर्गत, उसमें कोई भी कुछ नहीं दिया गया है आईपीसी में, उसमें रेलवे का अलग से एक्ट बनाया गया और रेलवे के अंतर्गत ही रेलवे के सभी दंड, सभी जुर्म सभी आते हैं। ठीक है, वो आईपीसी में वर्णित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 45 की। क्या है, 45। ठीक है, धारा नंबर 45 की बात करते हैं कि धारा नंबर 45 में क्या दिया गया है। धारा नंबर 45 में जीवन। क्या है, जीवन मतलब लाइफ। धारा नंबर 45 में वर्णित है जीवन। जीवन के बारे में धारा नंबर 45 में आपको पूरी तरीके से बताया गया है। इस जीवन के बारे में आपका एक वाद प्रचलित हुआ था, वो वाद भी आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि इस वाद के अंतर्गत इसमें क्या बोला गया था, या फिर ये किस वाद के अंतर्गत बोला गया, मतलब घुमा फिरा के ऊपर से या नीचे से आपको कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसीलिए याद रखिए और लिखते हुए चलिए। वाद का क्या था, श्रीमती, क्या था, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस क्या था, पंजाब सरकार। जी हाँ, ये एक वाद प्रचलित हुआ था जीवन के बारे में। इस वाद में क्या बताया गया था, इस वाद में बताया गया था कि जीने के अधिकार में, क्या बताया गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जी हाँ, मतलब अगर आप जी रहे हैं तो आपकी लाइफ मतलब अपने आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप के अंतर्गत आपकी फैमिली भी आती है, मतलब आपसे जुड़े बहुत ऐसे सदस्य हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं सोचते कि हम जी रहे तो अपने मन से मर भी सकते हैं। जी नहीं, यह आपके आईपीसी में शामिल नहीं है। आपका आईपीसी में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप अपने आप से मर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया कि श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार का एक वाद हुआ था, उसमें बताया गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 46 की। बात करते हैं धारा नंबर 46 की।
46 में आता है आपका, 46 में दिया गया है मृत्यु। क्या दिया गया है? मृत्यु। मृत्यु मतलब डेथ। धारा नंबर 46 में क्या वर्णित है? मृत्यु। जो मृत्यु संबंधी कोई भी है तो वो धारा नंबर 46 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि धारा नंबर 49 की, धारा नंबर 49 में क्या दिया गया? धारा नंबर 49 के अंतर्गत वर्ष या मास मतलब वर्ष हो या फिर मास मतलब महीना, ठीक है, वो अंतर्गत आपको धारा नंबर 49 में बताया गया है। 49 में आपको बताया गया है, जैसे मतलब आईपीसी के अंतर्गत वर्ष और मास किस लिए लिया जाता है, मतलब जैसे आईपीसी के अंतर्गत वर्ष और महीने को ग्रेगोरियन कैलेंडर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इसे ब्रिटिश कैलेंडर भी कहते हैं, उसके अंतर्गत वर्ष या महीने लिए जाते हैं आईपीसी के अंतर्गत। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन या ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार ही आईपीसी के अंदर वर्ष या महीने गिने जाते हैं, उसी के अनुसार दंड दिए जाते हैं, वही कैलेंडर लागू होता है आईपीसी की धाराओं में। 49 में आपको यही पूरी तरीके से बताया गया है कि वर्ष और महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जिसे आप ब्रिटिश कैलेंडर भी कह सकते हैं, उसी के अनुसार वर्ष और महीने गिने जाते हैं आईपीसी की धाराओं में। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 51 की। 51 में बहुत अच्छी चीज है, आपको पता होगी, चलिए हम बता दें 51 में क्या है। 51 में क्या है? 51 में शपथ। जी हाँ, आपने बहुत देखा टीवी सीरियलों में शपथ, ये शपथ दिलाई जाती है। कैसे दिलाई जाती है आपको पुराना भी बताएंगे और नया भी बताएंगे। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में जब कोई मुजरिम या अदालत में कोई मुजरिम या गवाह कुछ कहने आता था, अपना बयान दर्ज करता था, तो उसे शपथ दिलाई जाती थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो पहले क्या होता था? पहले हमें गीता दी जाती थी, गीता या कुरान, मतलब धर्म के अनुसार, वो अगर हिंदू है तो गीता, या मुस्लिम है तो कुरान, या सिख है मतलब उनके अनुसार उन्हीं के धर्म का पवित्र ग्रंथ दिया जाता था, उसी पे हाथ रख के आपको शपथ कसम खिलाई जाती थी। लेकिन पहले ये था, ठीक है। अब क्या है? अब आपको 1973 मतलब अब अधिनियम 1973 के अनुसार आपको एक शपथ पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शपथ पत्र दिया जाता है, उसी में आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी किसमें है? शपथ में। कौन सी? धारा नंबर 51 में आपको ये बताया गया है कि आप अगर आप जाएंगे अदालत, मतलब आपको किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में बयान देना है, तो आपको पहले गीता या कुरान दिया जाता था, उस पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती थी। लेकिन अब आपको एक प्रमाण मतलब एक पत्र टाइप कर दिया जाएगा, उसमें आपसे सिग्नेचर कराए जाएंगे, फिर आप बयान दे सकते हैं व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्ति के सपोर्ट में आप दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या व्याख्या हुई? ये धारा नंबर 51 में आपसे बताया गया, पूरी तरीके से वर्णित है शपथ, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 52 की। धारा नंबर 52, अब आ गए हम धारा नंबर 52 में। तो धारा नंबर 52 में क्या वर्णित है? धारा नंबर 52 में आपको बताया गया है सद्भावना की परिभाषा। क्या दी गई है? सद्भावना की परिभाषा धारा नंबर 52 में आपको बताया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है? चलिए हम बता रहे हैं। इसके अंतर्गत होता है जैसे सद्भावना की परिभाषा मतलब आपको किसी के पक्ष में या किसी की बोलना है तो आपको ध्यान में मतलब सतर्कता और ध्यान में रखते हुए करना है कि वो सही है या गलत है। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप बोलने चालू कर दिए तो कह दिए, नहीं, वो उस हिसाब से सही भी है जिसके साथ आप बोल रहे हैं, या वो गलत है, या आपको ध्यान और सतर्कता के साथ ही बोला गया है। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। ये किस चीज में वर्णित है? ये आपको दिया गया है धारा नंबर 52 में। आपको ये पूरी तरीके से वर्णित है, परिभाषा इसकी आपको दी गई है, ठीक है। अब अगर बात करें धारा नंबर 52, ये आपका 52 था, इसी में एक पार्ट है धारा नंबर 52 का ए, ठीक है। क्या ये आईपीसी की धाराएं हैं और आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, मतलब जो एग्जाम में आपके, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम आपका आने वाला है, तो इसीलिए इसमें ये आपके 20 से 30 नंबर से आराम से आ जा रहे हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे कंफर्म, क्योंकि आपके सिलेबस में यूपीएसआई में दिखाया गया है कि मूल विधि आपकी आएगी तो आएगी ही, 20 से 30 नंबर की पक्का से पक्का आएगी, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। जैसे 400-500 के आसपास आपकी धाराएं हैं, उनमें से आप 500 तो याद कर नहीं सकते। हम आपको मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिपीटेड एग्जाम में आए हैं पिछले यूपीएसआई में, जो 2017 के में हुआ था, 2017 में हुआ था ना, उसी में आए हैं, उसी के अनुसार आपको हम धाराएं लिखवा रहे हैं और अच्छी तरीके से बता रहे हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो धारा नंबर 52 में क्या था?
धारा नंबर 52A में क्या है, संश्रय की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है, संश्रय की परिभाषा। क्या दिया गया, संश्रय की परिभाषा। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। संश्रय की परिभाषा मतलब जैसे समझ लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो आतंकवादी है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने उसको भोजन भी दिया, ठीक है, भोजन भी दे रहे हैं, रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, उसके लिए हथियार भी दे रहे हैं, तो आप तो जुर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुर्म तो वो कर रहा है, लेकिन आप भी उस जुर्म में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, आप भी उस जुर्म में बराबर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि धारा नंबर 52A में आपको ये साफ साफ बताया गया है कि संश्रय की परिभाषा दी गई। परिभाषा में आपको दिया गया है कि आप किसी आतंकवादी के खिलाफ उसके साथ सपोर्ट करते हैं, चाहे उसे रहने के लिए दें या फिर उसे खाना दें या फिर उसे के लिए हथियार देके दें, आप भी बराबर भागीदारी हैं उसके दंड में, ठीक है। तो धारा नंबर 52 में आपका ये वर्णित है। अब बात करते हैं धारा नंबर 53 की। धारा नंबर 53 में हमारा बताया गया है दंड के प्रकार। क्या बताए गए हैं, दंड के प्रकार। आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रकार वर्णित हैं। अब कैसे इसको याद करने का भी तरीका बता रहे हैं, इसके ट्रिक बता रहे हैं आपको बेहतरीन, लेकिन पहले इसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत आता क्या है। इसके अंतर्गत आपके 5 प्रकार के दंड आते हैं। जी, दंड कितने आते हैं, 5 प्रकार। ये लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपका ये धारा 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दंड के प्रकार दिए गए। आपके ऑप्शन में इनमें से एक भी आएगा या फिर एक अलग से दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये दंड के प्रकार में शामिल है या नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दंड के प्रकार बता रहा हूँ, 5 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला मृत्यु का दंड। क्या है, मृत्यु दंड आपका दंड के प्रकार में आता है। पहला मृत्यु का दंड। दूसरा आता है आजीवन कारावास। क्या आता है, जी हाँ, आजीवन कारावास, ये आपके मृत्यु के दंड में आ जाते हैं। तीसरे की बात करें कि इसमें और तीसरा दंड है, तीसरा है कारावास। मतलब आजीवन एक कारावास होता है, एक कारावास होता है। मतलब आजीवन तो कारावास पूरी लाइफ का होता है, ये कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। चौथे की बात करें, चौथा आता है संपत्ति का जब्तीकरण। जी आपने सुना होगा, जब इंसान मिलता नहीं या बाहर भाग जाता है तो उसका संपत्ति का जब्तीकरण हो जाता है, ठीक है। विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, उनका ऐसा ही कुछ चल रहा है। ये भी आपके दंड के प्रकार में शामिल है, ठीक है, संपत्ति का जब्तीकरण। और पांचवा क्या है, पांचवा है जुर्माना। क्या है, जुर्माना, ठीक है। ये दंड के प्रकार में, ये आपको पूरी ये व्यवस्था ये आपका कहाँ पे शामिल है, धारा नंबर 53 में आपको ये पूरी तरीके से बताया गया कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कारावास, ठीक है। चौथा संपत्ति का जब्तीकरण और पांचवा जुर्माना। ये आपके 5 प्रकार के दंड धारा नंबर 53 में व्यवस्थित रूप से समझाए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 54 की। अब है धारा नंबर 54, ठीक है। क्या है धारा नंबर 54 में क्या बताया गया है, धारा नंबर 54 में बताया गया है मृत्यु दंड का लघुकरण। क्या दिया गया है, मृत्यु दंड का लघुकरण, मृत्यु दंड का लघुकरण। इसमें क्या बताया गया, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति के अंदर क्षमादान की शक्ति होती है, वो चाहे तो क्षमादान कर सकता है ना, लेकिन क्षमादान ऐसे थोड़ी होगा, उसके लिए भी आपके आईपीसी में कुछ व्याख्या दी गई, कुछ नियम दिए गए हैं ना, उसी के अंतर्गत कर सकता है, ठीक है। जैसे मृत्युदंड कब कर सकता है, मतलब क्षमादान कब कर सकता है, लघुकरण कब होगा, लघुकरण में आपके जो पिछले आपको बताया गया है धारा नंबर 53 में जो आपके दंड के प्रकार बताए थे ना 5 ना, उनमें से एक ही कम हो सकता है, मतलब 4 सजाएं दी जाए मृत्युदंड की लघुकरण में, 4 सजाएं आपकी आ जाएगी। कौन कितनी, 4 सजाएं, जो आपको पिछले दिखाई गई 5 में से 4 सजाएं आ सकती हैं अगर लघुकरण होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दें कि इसका प्रयोग आज तक हुआ ही नहीं है, मतलब समझ लीजिए ये धारा, ये नियम अभी तक ऐसे ही है, इस पर इसको किसी के ऊपर लगाया नहीं गया है और ये अभी भी ऐसे ही रखी हुई है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के अनुसार है, मतलब राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ना, वो इसी धारा के अंतर्गत आता है 54। किसके अंतर्गत, 54 आईपीसी के अंतर्गत मृत्युदंड का लघुकरण आता है, जिसमें 4 सजाएं दी जा सकती है, 5 से 4 सजाएं हो जाती हैं, लेकिन ये अभी तक लागू किसी के ऊपर नहीं किया गया है, ठीक है।
अब बात करते हैं धारा नंबर 63 की। धारा नंबर 63, धारा नंबर 63 में आपको जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया है। क्या है? जुर्माना की रकम। जुर्माने के रकम के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है धारा नंबर 63 में। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे आप जुर्माना लगाया गया, मतलब अगर न्यायाधीश या कोर्ट में आप जुर्माना लगा किसी के ऊपर, तो वो उसकी आय के अनुसार ही लगाया जाता है। जैसे वो महीने में अगर 5,000 कमाता है तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना तो लगा नहीं सकते ना, तो बेचारा कहाँ से दे पाएगा? ऐसा तो होता नहीं। तो इसीलिए आदमी की आय देख के, आदमी की हैसियत देख के ही जुर्माना उस पर लगाया जाता है कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये आपका वर्णन किसमें है? धारा नंबर 63 में बताया गया है कि वो किस हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। ऐसे नहीं मनचाहा किसी के ऊपर लगा दिया, वो 5,000 बेचारा कमाता महीने का, उस पर 60 लाख का या 10 लाख का जुर्माना लगा दिया कि आप भरिए, तो ऐसे ही खत्म वहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी व्यवस्था किसमें दी गई? धारा नंबर 63 में जुर्माने की रकम के लिए इसमें बताया गया, व्यवस्थित रूप से बताया गया धारा नंबर 63 में। धारा नंबर 64 क्या है? धारा नंबर 64 की बात करें तो धारा नंबर 64 में आपको बताया गया है कि अगर आपके ऊपर जुर्माना लगता है, ठीक है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है लेकिन आप जुर्माना नहीं दे पाते हैं, जी आप जुर्माना नहीं दे पाते हैं, तो जुर्माना नहीं दे पाते तो उसके लिए धारा नंबर 64 है। तो आप कारावास की सजा काटिए, मतलब आपको दंड काटना ही है। ठीक है, मतलब जुर्माना नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक और विशेष नियम बनाया गया कि जुर्माना नहीं देने पर आपकी कारावास की सजा काटिए, आप जेल में सजा काट सकते हैं, जुर्माने की जगह पे आप कारावास की सजा काट सकते हैं। ये बताया गया धारा नंबर 64 में। अब यही बात कर रहे हैं धारा नंबर 71 की। धारा नंबर 71 में बताया गया है कि कई अपराध, क्या बताया गया कि कई अपराधों से मिलकर बना एक अपराध, कई अपराधों से मिलकर बना एक अपराध है। इसके अंदर जैसे क्या आता है कि अगर आपने एक व्यक्ति को आपने 50 से 60 लाठियां या 10 से 15 लाठियां धड़ाधड़ मार दी, लेकिन उस पर आपको तो हर एक लाठी के हिसाब से थोड़ी दंड लगाया जाएगा। वो मर गया ना, तो मरने का ही दंड लगाया जाएगा। और अगर आपने घायल हुआ तो एक ही लाठी का मतलब आपका एक लाठी का ही लगाया जाएगा कि 50 बार आपको वही दंड नहीं लगाया जाएगा, घायल करने का दंड नहीं लगाएगा। इसका अंतर्गत यही आता है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आपको जैसे उसी तरीके, जैसे आप ये नहीं किया जैसे पहले गोली से मार दीजिए फिर उसे लाठी से मार दीजिए, देखिए अलग अलग हो गया, आपको दोनों तरह के लग सकते दंड। लेकिन अगर आपने गोली से मारा तो एक गोली मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, चौथी मारी, जितनी मारी आपने गोली मारी ना, तो वो एक ही धारा के अंतर्गत आएगा, एक ही दंड आपको लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 72 की। धारा नंबर 72 में क्या है? धारा नंबर 72 आसान है। धारा नंबर 72 में आपको दिया गया कि जो धारा नंबर 71 था उसी की व्याख्या आपको बताई गई है। धारा नंबर 71 की व्याख्या धारा नंबर 72 में आपको वर्णित बताई गई है। ठीक है, तो धारा नंबर 72 आसान है। अब बात करते हैं धारा नंबर 79 की। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है एकांत प्रतिरोध। क्या दिया गया है? एकांत प्रतिरोध। धारा नंबर 79 में एकांत प्रतिरोध दिया गया है। जैसे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब काल कोठरी। क्या मतलब होता है कि एकदम अलग ऐसी सजा जो एकदम अलग हो, इसे हम काल कोठरी की सजा भी कहते हैं। आपने सुना होगा, अब आपको याद आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। एकांत प्रतिरोध मतलब काल कोठरी की सजा। अब ये मिलती कैसे है, ये कैसे मिलती है, इसकी भी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि 6 महीने की सजा आपको दी गई, तो 6 महीने की सजा में अगर आपको एकांत प्रतिरोध मिला है तो 6 महीने में कम से कम कितने का मिलेगा? 1 महीने का मिल सकता है। ठीक है, 6 महीने की सजा में आपको 1 महीने का लगेगा, या 6 महीने से 1 साल तक हुआ तो फिर 2 महीने का लग सकता है, या फिर 1 साल प्लस मतलब 1 साल से ज्यादा होगा ना तो आपको 3 महीने का या 3 महीने से ऊपर का लग सकता है। ठीक है जी हाँ, ये काल कोठरी कारावास, जिसे एकदम अलग, एकदम एकांत में आपको भेजा जाएगा जहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, एकदम अलग सन्नाटा। ठीक है, काल कोठरी की सजा आपने सुना ही होगा, काल कोठरी की सजा।
ये किसमें आता है? धारा नंबर 79 में एकांत प्रतिरोध के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी व्याख्या धारा नंबर 79 में दी गई है। अब बात करते हैं धारा नंबर 76 की। धारा नंबर 76 और धारा नंबर 79 मतलब इसमें क्या दिया गया है? जिसे 76 में आपका दिया गया है तथ्यों की भूल, जो दोनों लिख दे रहे हैं, फिर आपको हम समझा रहे हैं तथ्यों की भूल, क्योंकि ये ज्यादातर सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, बस डिफरेंट अलग है। क्या है? इसमें भी तथ्यों की भूल है, तथ्यों की भूल। लेकिन ये धारा किस पे लागू होती है? जो 76 है ना, 76, ये लगती है जो विधि से अबाध्य व्यक्ति होते हैं। लिख सकते हैं आपकी, विधि से अबाध्य व्यक्ति होते हैं। अब ये कौन से व्यक्ति होते हैं? ये मतलब सरकारी कर्मचारी, ठीक है, ऐसे कर्मचारी जो सरकारी होते हैं। मतलब जैसे आपके लिए कोई सैनिक है, उसके सीनियर ने कह दिया कि भीड़ में गोलियां चला दो, तो उसने तो अपने सीनियर की बात मानी ना, तो उसने चला दी, लेकिन उस पर कोई दंड नहीं लगेगा क्योंकि वो अपने सीनियर के कहने पे ही गोली चला रहा है, उसने अपने लिए नहीं चलाई है। तो ये ऐसी जो प्रावधान है, ऐसे जो नियम है, वो धारा नंबर 76 में आता है। ठीक है, ये तथ्यों की भूल है, मतलब सीनियर से उसकी भूल हुई है या उससे नहीं, उसने तो अपने सीनियर का नियम माना है, सीनियर का कहना माना है, और सीनियर से भूल हुई कि वहां पे गोली चलवानी चाहिए कि नहीं चलवानी चाहिए। तो उस सैनिक पे कोई प्रावधान नहीं है, उस सीनियर पे ही जो प्रॉब्लम आएगी, जो सीनियर पे ही आएगी, उस पे जो रूल होगा, उसकी चेकिंग होगी, वो सीनियर के कहने पे ही होगी। ठीक है, अगर ये बात करते हैं कि तथ्यों की भूल की बात करें, दूसरे नंबर की, इसमें आम नागरिक आते हैं। क्या? आम नागरिक आते हैं। अब आम नागरिक कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई भूत बन के आपके घर के बाहर खड़ा है या डरा रहा है, तो आपने जाके उस पर एक लाठी मार दी, आपने उसको मार दिया, लाठी से मारा है, डंडे से मारा, वो मर गया। तो ये आपने जानबूझ के थोड़े किया, वो भूत बन के आपको डरा रहा था, लेकिन आपको नहीं पता, आपने सोचा शायद सही का है, ठीक है, तो आपने मार तो दिया, लेकिन ये क्षमा योग्य होता है। ठीक है, मार दिया तो आपके ऐसा कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कुछ होता है, ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि हाँ, हमने जानबूझ के नहीं मारा है, हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, तभी ये नियम आपको लगेगा, वरना आपके डायरेक्ट सीधा हत्या के नियम, हत्या का प्रावधान उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे? 79 पे। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 80 की। जी, 80 में क्या दिया गया है? 80 में आपको दिया गया है विधि पूर्वक, क्या दिया गया है? विधि पूर्वक कार्य करने में, विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना, विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। इसका क्या मतलब है? जैसे किसी अधिकारी ने मतलब किसी अपराधी को लेके गए, कोई अधिकारी अपराधी को लेके गया, जेल लेके गया, क्योंकि अभी तो उस पर पता चला नहीं कि उसने दंड किया है कि नहीं किया, अभी तो प्रारूप मतलब चालू हुआ है कि अभी लेके जाएंगे, अभी न्यायालय में फिर केस होगा, सजा सुनाई जाएगी, तब उसमें जैसे प्रूफ होगा तभी उस पर सजा सुनाई जाएगी ना। लेकिन अगर इसी बीच जैसे ले जाते समय उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या फिर अगर वो समझ लो प्रूफ उस पर नहीं शामिल हुआ, उसके अंदर अगर कुछ भी हो जाता है, तो वो एक भूल की तरह, मतलब एक क्षमा योग्य उसके लिए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि मतलब इसमें कोई कुछ जैसे उस सीनियर अधिकारी के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कि जान से मार दिया जाए, जान से मारने का इसमें प्रावधान नहीं है, ध्यान दीजिए कि जान से मारने का कुछ नहीं है। जैसे गिर गया, हाथ टूट गया, तो वो ये थोड़ी बोल सकता है कि नहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि अब अधिकारी भी क्या करे, उसे तो लेके जाना पड़ेगा ना, अधिकारी भी तो लेके जाएगा ना, तो ये क्षमा योग्य अपराध है। इसमें कोई आईपीसी ने ये 80 नंबर में पूरी तरह से साफ साफ बताया कि ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो इस पे कोई दंड शामिल नहीं होगा। लेकिन मृत्यु नहीं, मारना एक अलग बात हो गई, वो अलग बात होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एक दुर्घटना बोली है, ये दुर्घटना, ठीक है, मृत्यु नहीं बोली गई है। ठीक, अब बात करते हैं 82 की। अब बात करते हैं धारा नंबर 82 की। क्या आ गए हम? धारा नंबर 82 में पहुंच गए हैं। धारा नंबर 82 क्या कहता है? धारा नंबर 82 बहुत बेहतरीन है, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्या है? जैसे धारा नंबर 82 में दिया गया 7 वर्ष से जो कम हुआ के शिशु होते हैं, 7 वर्ष से कम के जो शिशु द्वारा किया गया अपराध होता है, शिशु अपराध, वो आपके धारा नंबर 82 में आता है। अब ऐसे कौन से अपराध हो गए? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
वैसे तो ये अपराध क्षमा योग्य ही होते हैं, क्योंकि 7 वर्ष से कम है, उसको क्या पता है किस लिए मारा है, मतलब किसी अपने निजी काम के लिए तो नहीं, ऐसे ही हो गया है ना, कोई आशय उसमें नहीं दिया गया है, कोई लाभ उसमें नहीं होता है उनका, वो उनको कुछ पता नहीं होता, इसीलिए उनसे गलतीवश क्षमा योग्य अपराध हो जाता है। ठीक है, तो वो किसमें आता है, जो 7 वर्ष से कम की बात करें, 7 वर्ष की ज्यादा की बात नहीं है, ये आता है धारा नंबर 82 में। अब यही पे बात करें धारा नंबर 83 की, तो इसमें 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, 7 से 12 वर्ष के शिशु अपराध के जो मामले होते हैं वो आपको धारा नंबर 83 के अंतर्गत मिलेंगे, जो 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत शिशु आते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जैसे इसमें क्षमा योग्य होता है, इसमें क्षमा योग्य तब होता है कि जब आप प्रूफ करेंगे कि जिसने भी चोरी की है या मृत्यु किया है उसमें उसका लालचवश, उसमें उसका कोई निजी काम मतलब गलती से हुआ, उसने जानबूझ के नहीं किया है। वरना आजकल तो लोग जानते ही हो कि छोटे से लड़कों को भी 7 से 12 उनको कुछ भी लालच दे दिया और कह दिया कि जाओ बंदूक दे दिया, चाकू दे दिया, किसी को मार के आ जाएगा, लेकिन वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, अगर उसने गलती वश किया है कि उसमें उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, गलती से हो गया है, भूल से हो गया है, तो वो अपराध क्षमा योग्य हो गया, अन्यथा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये भूल से हुआ है। अगर वो माना गया कि उसमें उसने लाभ का कुछ हुआ है, इसमें चोरी करने के लिए चाकू से किसी को मार दिया, तो चोरी करने के लिए उसे तब पता होगा चोरी कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है, इसने किसी को मारा है, तो उसमें दंड शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है धारा नंबर 83 में, आपको ये पूरी तरीके से बताया गया है, क्लियरली बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट धारा नंबर 84। धारा नंबर 84 इसकी ट्रिक बताते हैं, आपको याद करने में आप ऐसे ही जुबान में ही याद हो जाएगा, ऐसी बेहतरीन ट्रिक है। लेकिन पहले बताते हैं इसमें है क्या, आपको ये इसकी डिटेल बताते हैं कि इसमें आता क्या है। इसका मतलब है विकृत चित्त। विकृत चित्त, अब आप परेशान ना, विकृत चित्त का मतलब हम बता रहे हैं ना आपको कि विकृत चित्त का मतलब या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत जैसे पागल आदमी कोई हो गया, पागल आदमी हो गया, या फिर मदोन्मत्त हो गया। मदोन्मत्त मतलब समझ रहे हैं, पेय पदार्थ पी के, चाहे वो चरस, गांजा, अफीम, दारू कुछ भी हो वो हो। ठीक है, अब अगर इसमें होगा उन्मुक्त, ठीक है, ये सब अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो ये किसमें आता है, इसमें धारा नंबर 84 में विकृत चित्त। विकृत चित्त मतलब समझ, जैसे किसी पागल के द्वारा अपराध किया गया या फिर किसी के नशे में द्वारा अपराध किया गया हो। ठीक है, तो ये किसमें आता है, धारा नंबर 84 के अंतर्गत इसमें सजा सुनाई जाती है। अब 84 जैसे याद करेंगे तो 84 जैसे अगर उसने पेय पदार्थ में जैसे चरस पी लिया, तो चरस और 84 देखिए सेम मिल रहा है, तो आप अगर याद कर सकते हैं तो याद करने में आसानी है, चरस और 84 सेम। ठीक है, तो विकृत चित्त मतलब अगर आप चरस पी के आए हैं या पागल हो, उन्मुक्त हो, कुछ भी हो, ये आपको विकृत चित्त यानी 84 धारा नंबर 84 के अंतर्गत उसके प्रावधान दिया गया है कि उसमें क्या यूज है। इसमें ये क्षमा योग्य होते हैं, इसमें कोई आपको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है। ठीक है, क्षमा योग्य होते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सही है। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता है, आप कहने योग्य से नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने नशा किया था या फिर हम नशे में हैं। अगर प्रूफ होगा तभी आपके अपराध क्षमा योग्य, वरना आपको दंड तो मिलेगा ही। ठीक है, इस नियम को एक चीज और कहते हैं, इस नियम को दूसरी भाषा में एक और नियम कहते हैं, एक और नियम के माध्यम से जाना जाता है। उस क्या नाम है, मैकनाटन लॉ। क्या कहते हैं, मैकनाटन लॉ नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या, विकृत चित्त नियम, जो धारा नंबर 84 में है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 96 की। अब बात करते हैं धारा नंबर 96 की। जी हाँ, हम लोग पहुंच गए धारा नंबर 96 में। धारा नंबर 96 में है प्राइवेट सुरक्षा। क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। धारा नंबर 96 के अंतर्गत प्राइवेट मतलब आप अपनी सेफ्टी के लिए जो करते हैं वो धारा नंबर 96 के अंतर्गत किसी को मारते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, तो आपको धारा नंबर 96 के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, या उसके अनुसार आप अगर दंड देने योग्य हैं तो आपको दंड मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें याद करने का आपको बताएं तो प्राइवेट मतलब ना छुओ, ये भी तो बोल सकते हैं, छुओ ना। ठीक है, ना छुओ मतलब समझ लीजिए 9 और 6, ना छुओ। ठीक है, देखिए याद हो गया ना छुओ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है ना। आप तो मतलब कोई आपको ना छुए प्राइवेट,
ना छुओ, ठीक है। 96 के अंतर्गत आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा आ जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें धारा नंबर 100 की, धारा नंबर 100 के अंतर्गत क्या आता है? धारा नंबर 100 के अंतर्गत 96 के आगे दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें क्या दिया गया है, जैसे निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा के संबंध, निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कारित। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कारित, इसके अंतर्गत मतलब आपकी निजी प्रतिरक्षा के अंतर्गत कैसे हमले, ये इसके अंदर हमले आते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है कि मृत्यु मतलब तभी जा सकती है जैसे आप पे मृत्यु होने की आशंका हो, ठीक है। क्या हो? मृत्यु होने की आशंका, तभी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं ना। जैसे मृत्यु होने की आशंका हो तब आप दूसरे को मार सकते हैं ना, ठीक है। अगर दूसरा बात करते आता है, जैसे तेजाब हमले की बात कर सकते हैं, तेजाब हमला भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है अप्राकृतिक हमला, ठीक है, ये भी आता है आपके 100 नंबर में, मतलब 100 नंबर धारा में आता है। और चौथा एक और पॉइंट है अपहरण, ठीक है। मतलब जैसे आपका कोई अपहरण कर रहा हो तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए उसको मार भी सकते हैं, ठीक है। और पांचवा आता है बलात्संग, मतलब रेप का। अगर आपके साथ कोई रेप भी करा है तो आप मार सकते, तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आपको ये 5 चीजें दी गई। इसके अंतर्गत अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किसी व्यक्ति को मार भी रहे हैं तो वो आपको आईपीसी के अनुसार दंड में शामिल नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपको हमने 1 से 100 तक आपको इम्पोर्टेंट आईपीसी की धाराएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दी गई हैं, ठीक है। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और भी बेहतरीन तरीके से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे। या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी विषय हो वो आप बताइए, हम आपको समझाएंगे, आपके लिए एक वीडियो नया बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर उसमें भी करिए। बहुत